चलिए शुरू करते हैं। बोला जा रहा है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब ये क्या हो जाएगा, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब हो जाएगा। देखिए, अगर यदि अनंत पर अगर यदि वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अनंत पे रहेगा अगर यदि वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और अगर यदि अनंत और कर्वेचर के बीच अगर यदि प्रतिबिंब अगर वस्तु रहता है, अनंत और केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अगर यदि वक्रता केंद्र पर अगर यदि रहता है वस्तु तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर यदि वस्तु रहेगा तो अनंत और कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और अगर यदि फोकस पे वस्तु रहता है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। और फोकस और ध्रुव के बीच अगर यदि वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। उसके बाद है अगला, बोला जा रहा है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो ये हो जाएगा दूसरा। बोला जा रहा है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। तो ये हो जाएगा दूसरा। उसमें ईंधन की दक्षता भी बताता है, यह जो उसमें ईंधन की दक्षता भी बताता है और यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है, उसमें प्रवाह की दिशा को भी बताता है। और ये जो पहला नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा नियम जो है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। उसका बोला जा रहा है कि वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। वायुयान की ध्वनि किसके संगत होती है, तो 100 डेसिबल के संगत होती है। वायुयान की ध्वनि जो होती है ये 100 डेसिबल के संगत होती है। और ध्वनि की तीव्रता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय, यानी ये क्या हो जाएगा, E बटे AT हो जाएगा। और 10⁻⁻⁻1 बराबर 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसिमल होता है। 10⁻⁻3 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मिलीमीटर हो जाता है। और 10⁻⁻10 मीटर बराबर क्या हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ये हम लोग इसमें देखते हैं। और ये बोला जा रहा है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 नैनोमीटर बराबर ये क्या होता है, 10⁻9 मीटर भी होता है। और 10⁻9 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गीगामीटर हो जाएगा। 10⁻2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 10⁻6 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन। उसके बाद बोला जा रहा है कि बोला जाएगा कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है ये सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है। और नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और नाभिकीय संलयन सर्वप्रथम हैंस बेथे ने बताया था। नाभिकीय संलयन की बात जो बताया था सबसे पहले सर्वप्रथम हैंस बेथे ने बताया था, हैंस बेथे ने। उसके बाद हम लोग आगे अगर देखते हैं तो आगे बोला जा रहा है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम प्राचीन शैक्षणिक स्थल है। बोला जा रहा है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल है। तो ये हो जाएगा बिहार से। और नालंदा किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने बनवाया था। नालंदा बनवाया था कुमारगुप्त ने और नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। बनवाया था कुमारगुप्त ने और नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। और बिम्बिसार का कारागार जो है कहाँ पे है, ये राजगीर में है। बिम्बिसार का कारागार जो है ये राजगीर में है। आगे बोला जा रहा है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो अशोक स्तंभ जो है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में है। अशोक स्तंभ कहाँ पे है, बिहार में है।
सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली पक्षी विहार जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और राजगीर पावापुरी कहाँ पे है? नालंदा में है। राजगीर और पावापुरी कहाँ पे है? नालंदा में है। और ह्वेनसांग मेमोरियल कहाँ है? ये भी नालंदा में है। ह्वेनसांग मेमोरियल जो है यह नालंदा में ही है। और बराबर की गुफाएं कहाँ पे? गया में। बराबर की गुफाएं जो है यह गया में है। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। कामाख्या मंदिर जो है ये गुवाहाटी असम में है। और बोला जा रहा है विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। विष्णुपद मंदिर जो है गया में है। और सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर ये औरंगाबाद में है। सूर्य मंदिर जो है यह औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। और विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में है। विष्णुपद मंदिर की बात करते हैं गया में हो जाएगा। और प्रसिद्ध स्थल बिहार मतलब कहाँ पे कौन है? बिहार में। अशोक स्तंभ कहाँ पे? बिहार में है। सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, बिहार लगा हुआ, इससे हम लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है? बिहार में होगा, बिहार में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली पक्षी विहार जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और बराबर की गुफाएं कहाँ है? गया में है। बराबर की गुफाएं की बात करते हैं गया में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी असम में। उसका बोला जाता है किस लेखक ने जासूसी पात्र कोहिनूर की रचना की? कोहिनूर की रचना किसने किया था? क्रिस्टी ने किया था। किस लेखक ने जासूसी पात्र कोहिनूर की रचना किया था? किसने किया था? क्रिस्टी ने किया था। क्रिस्टी ने। और गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक है प्रेमचंद। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। और कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और गाइड के लेखक कौन है? गाइड के लेखक हैं आर के नारायण। गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण हो जाएगा। और एज यू लाइट ईट के लेखक कौन है? शेक्सपियर हो जाएगा। टेम्पेस्ट के भी लेखक कौन है? शेक्सपियर ही हो जाएगा। शेक्सपियर हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की? तो जिप्स की रचना किसने किया था? वुड हाउस ने किया था। जिप्स की रचना किया था वुड हाउस ने। बोला जा रहा है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की? जिप्स की रचना किसने किया था? वुड हाउस ने किया था। वुड हाउस ने किया था जिप्स की रचना। उसका बोला जा रहा है कि इस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो इस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह क्या नहीं है? किसका नहीं है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है। और पाकिस्तान का और बोला जा रहा है कि प्रतीक फूल क्या है? प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक फूल क्या है? चमेली है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक फूल की बात करते हैं तो वो चमेली है। और भारत में क्या है? अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। और इटली का क्या है? सफ़ेद लिली है। इटली का है सफ़ेद लिली। स्पेन और जर्मनी का क्या है? ईगल। और फ्रांस क्या है? लिली है। फ्रांस का लिली है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं बैटल है। और ईरान का क्या है? गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गुलाब का फूल है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। तो अगला में बोला जा रहा है कि यह राष्ट्र इक्विनॉक्स कहलाता है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। कौन सा दिवस जो है इक्विनॉक्स कहलाता है? तो 21 मार्च जो है इक्विनॉक्स कहलाता है। बोला जा रहा है यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। तो कौन सा दिवस जो है इक्विनॉक्स कहलाता है? ये हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च जो है इक्विनॉक्स कहलाता है। 21 मार्च हो जाएगा और 23 सितंबर हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों का दिन क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स कहलाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों का दोनों जो है इक्विनॉक्स कहलाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन और रात जो है इसमें मध्य रेखा पर ये बराबर होता है। ये जो है इक्विनॉक्स कहलाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों का दोनों क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स। और इसी दिन जो होता है रात और दिन दोनों का दोनों बराबर होता है। उसको बोला जा रहा है शीत विषुव। शीत विषुव क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? 23 सितंबर को शीत विषुव कहलाता है। और 21 मार्च को क्या कहलाता है? ग्रीष्म विषुव कहलाता है। देखिए 23 सितंबर को शीत विषुव कहलाता है। 23 सितंबर को शीत विषुव कहलाता है। और 21 मार्च को ग्रीष्म विषुव कहलाता है। ग्रीष्म विषुव। और शीत अन्याद क्या कौन सा कहलाता है? 22 दिसंबर को शीत अन्याद कहलाता है। और 21 जून को क्या कहलाता है? ग्रीष्म अन्याद कहलाता है। ग्रीष्म अन्याद कहलाता है।
ग्रीष्म आन्यात कहलाता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को शीत आन्यात कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह राजनीतिक विमान दुर्घटना से मारे गए थे। कौन राजनीतिक विमान दुर्घटना से मारे गए थे? तो संजय गांधी जो है ये राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। संजय गांधी जो है ये राजनीतिज्ञ थे और ये विमान दुर्घटना में मारे गए थे। कब मारे गए थे? 1980 ईस्वी में, 23 जून 1980 ईस्वी में, 23 जून 1980 ईस्वी में मारे गए थे। 23 जून 1980 ईस्वी में। कौन? संजय गांधी। यह क्या थे? एक राजनीतिज्ञ थे और ये विमान दुर्घटना में मारे गए थे। इंदिरा गांधी क्या थे? कौन किया था? इसके संरक्षक ने किया था। इंदिरा गांधी क्या थे? इसके संरक्षक ने किया था। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में। और राजीव गांधी का मृत्यु कैसे हुआ था? बम विस्फोट में हुआ था। राजीव गांधी का मृत्यु बम विस्फोट में हुआ था। कब हुआ था? 21 मई 1991 ईस्वी में। 21 मई 1991 ईस्वी में राजीव गांधी का मृत्यु हुआ था बम विस्फोट में। उसका बोला जा रहा है यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। कौन नहीं रहा? नारायणन जो है राजनीतिज्ञ थे और ये कभी भी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री कभी भी ये नहीं रहा था, नारायणन। और यह जो है कभी भी दूरसंचार मंत्री भी नहीं रहे थे। कौन? नारायणन जो है बोला जा रहा है यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा था। कौन नहीं रहा था? नारायणन जो है ये कभी भी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा था।